हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान का तीसरा पाठ बल तथा दाब पढ़ेंगे। बल का क्या अर्थ है? स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह स्थिर ही रहती है। गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से उसी दिशा में सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम है। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, यहाँ चित्र दिखे रहे हैं, इनको निरीक्षण करें। अब इसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, ये विभिन्न क्रियाएं क्यों हो रही हैं, इस पर हम बातें करेंगे। संपर्क व असंपर्क, कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। आकृति में जो क्रियाएं हो रही हैं, हमने देखा कि मोटर धकेलने वाले मनुष्य द्वारा पीछे से बल लगाने पर मोटर आगे की दिशा में धकेली जाती है। रूठ कर बैठे हुए कुत्ते को लड़का खींचता है और फुटबॉल खेलने वाला लड़का पैर से गेंद को धकेलता है। इससे स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं में आंतर क्रिया द्वारा उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त होता है। और अगली आकृति जो यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें देखो चुंबक है, कंघा है। चुंबक के ध्रुवों की ओर लोहे की आलपीनी चुंबकीय बल के कारण आकर्षित होती हैं और चिपकती हैं। वो आलपीनी चुंबक में चिपक रही हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे कंघी में देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको कागज के टुकड़े चिपकते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ये जो है कंघी जब हम रगड़ते हैं बालों पर तो उसमें हमें विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, इसलिए कंघी की तरफ कागज आकर्षित होते हैं। इसी तरह यहाँ पे नारियल देखो, नारियल के पेड़ से नारियल नीचे गिर रहा है। यह गुरुत्वीय बल के कारण होता है। वही गुरुत्वीय बल के कारण पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही गिरती है, पृथ्वी में गुरुत्वीय बल होता है। पिंडों का एक दूसरे के साथ, हमने इस आकृति में देखा, पहली आकृति 3.1 में, ऊपर वाली आकृति में पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क के कारण अथवा एक और पिंड द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार के बल को हम संपर्क बल कहते हैं। और दूसरे चित्र में आकृति 3.2 में दो वस्तुओं में संपर्क न होने पर भी उन दो पिंडों पर बल प्रयुक्त होता दिखाई देता है। तो इस प्रकार के बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। स्नायु बल, पेशी बल, यह संपर्क बल का उदाहरण है, इसका हम उपयोग करते हैं। यह हमारे स्नायुओं पेशियों की मदद से पिंडों पर प्रयुक्त होता है। कोई भी चीज उठाना, ढकेलना, खींचना, ऐसी अनेक क्रियाओं में स्नायु बल का उपयोग होता है। इसके विपरीत चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर बल जैसे बल किसी भी प्रकार के संपर्क किए बिना भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये असंपर्क बल हैं के उदाहरण है। किसी गेंद को मेज पर रखकर उसे हल्का सा धक्का देने पर वह थोड़ा आगे जाकर धीमा होते होते रुक जाती है। समतल रास्ते पर गतिशील वाहन इंजन बंद करने के बाद थोड़ी दूरी पर जाकर रुकता है। टेबल का और जमीन का पृष्ठभाग और उस पर गतिशील वस्तु, इनमें पाए जाने वाले घर्षण बल के कारण ऐसा घटित होता है। कोई भी वस्तु घर्षण के बल के कारण ही रुकती है, घर्षण बल नहीं होता तो न्यूटन के पहले गति संबंधी नियमानुसार पिंड गतिशील ही रहता, वो कभी रुकता ही नहीं। तो घर्षण बल दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जमीन पर चलते समय हम पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। घर्षण बल न हो तो हम फिसलकर गिर जाते हैं और हम चल नहीं सकेंगे। तो घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। गतिशील पिंडों पर प्रयुक्त घर्षण बल यह सभी गतिशील पिंडों पर प्रयुक्त होता है और वह गति की दिशा के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है।
रास्तों पर गिरे केले के छिलके पर से फिसलते हुए किसी को देखा होगा, उसी प्रकार कीचड़ के कारण भी फिसलते हैं। ये दोनों उदाहरण घर्षण कम होने के कारण ही घटित होता है। तो संपर्क व असंपर्क बल प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य उदाहरण भी आप देख सकेंगे या देखे हो तो उसकी एक सूची बनाएं। प्लास्टिक की चौकोन आकार की दो छोटी बोतलें लें, उनके ढक्कन कसकर बंद कर दें। दोनों बोतलों पर दो छोटे छड़ चुंबक रख दो, फिर उन्हें चिपक पिट्टी की सहायता से व्यवस्थित चिपका दो। आकृति 3.3 जो दिखाया गया इस तरह से। एक बड़े प्लास्टिक के ट्रे में पानी भरकर उसमें ये बोतलें चुंबक ऊपर की ओर आए इस प्रकार से तैरते हुए छोड़ दो। एक बोतल दूसरे के पास लेकर जाओ। चुंबक के विरुद्ध ध्रुवों में आकर्षण होने के कारण एक बोतल के छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास में हो तो दोनों बोतलें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। बोतलों की दिशा बदल करके देखेंगे तो क्या होता है, उसका निरीक्षण करो तो ऐसा मालूम पड़ता है आपको प्रत्यक्ष संपर्क में न आते हुए भी बोतलों की गति में होने वाला परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि दोनों चुंबकों में असंपर्क बल क्रियाशील है। स्थिर विद्युत बल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। स्थिर विद्युत बल यह असंपर्क बल है। अब हम देखेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। इसका प्रयोग हम करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखो इस चित्र में दिखाया गया है, पुट्ठे का एक खाली खोखा लेकर उसके दोनों ओर डोरी अथवा मजबूत धागा बांधकर आकृति में दिखाए गए अनुसार खोखा समतल पृष्ठभाग वाले मेज पर रख दो। धागा मेज के दोनों बाजुओं की ओर नीचे की तरफ लटकता हो। उनके सिरों पर पलड़े बांधकर दोनों पलड़ों में समान द्रव्य वाली वस्तु या वजन रखो। खोखा मेज पर स्थिर दिखाई देगा। किसी एक पलड़े में दूसरे पलड़े की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु रखने पर खोखा उस पलड़े की दिशा में सरकने लगेगा जिधर वजन ज्यादा होगा। पलड़े में समान द्रव्यमान होने पर पलड़े पर समान गुरुत्वीय बल क्रियाशील होता है, अर्थात खोखे पर संतुलित बल क्रियाशील होता है। दोनों पलड़े समान होंगे। बलों की दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी बल शून्य होता है और खोखा स्थिर रहता है। इसके विपरीत यदि किसी एक पलड़े में अधिक द्रव्यमान भार रखने पर खोखा अधिक द्रव्यमान वाले पलड़े की दिशा में सरकने लगता है। खोखे पर दोनों ओर से असमान बल लगाने से असंतुलित बल क्रियाशील होता है तथा उसके परिणाम स्वरूप खोखे को गति प्राप्त होती है। रस्सी खींच का खेल खेलने वाले अपनी अपनी दिशा में डोरी खींचते हैं। ऐसा आपने देखा है, रस्सी खींच वाला खेल अपनी अपनी दिशा में डोरी को खींचते हैं। दोनों ओर से एक समान ताकत अर्थात समान बल हो तो डोरी हिलती नहीं है, दोनों ओर से टाइट रहती है। एक ओर का बल अधिक होने पर डोरी उस ओर सरकती है, अर्थात प्रथम दोनों ओर से लगाया बल संतुलित था, वह असंतुलित होने पर अधिक बल की दिशा में डोरी सरकने लगती है। इसी तरह एक और उदाहरण देख सकते हैं। अनाज से भरा बड़ा डिब्बा जमीन पर सरकाते समय एक व्यक्ति की अपेक्षा दो व्यक्तियों द्वारा एक ही दिशा में बल लगाने पर सरकाना आसान होता है। इसका अनुभव हम ले चुके हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर उनके योगफल के बराबर उस वस्तु पर बल प्रयुक्त होता है। यदि दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगाए जाएं तो उनके अंतर के बराबर बल उस वस्तु पर प्रयुक्त होता है। बल यह परिणाम तथा दिशा इन दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। बल के कारण स्थिर पिंड को गति प्राप्त होती है। गतिशील पिंड की चाल तथा दिशा बदलती है। कोई पिंड गतिशील है तो बल के कारण ही
उसकी चाल और दिशा बदली जाती है। उसी प्रकार गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। बल के कारण वस्तु का आकार भी बदल सकता है। आटे को गूंथते समय आटे के गोले को बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है। कुम्हार घड़े को आकार देते समय विशिष्ट दिशा में बल लगाता है। रबड़ बैंड को खींचने पर उसका प्रसरण होता है। इसका भी आप प्रयोग कर चुके हैं, खींचते हो, छोड़ते हो, आप खेल चुके हो। जड़त्व क्या है? इंटीरियर बल के कारण पिंड की स्थिति को बदलना हमने तो देखा। अभी हमने देखा कि बल के कारण पिंड की स्थिति बदलती है, गतिशील होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। बल के बिना पदार्थ की गति जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इसको भी हम नीचे के उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। एक कांच के गिलास पर पोस्ट कार्ड रखो, उस पर 5 रुपए का सिक्का रखो। अब पोस्ट कार्ड को हाथ की उंगली की सहायता से टक्कर मारो, सिक्का सीधा गिलास में गिरता है। फिर क्या होगा? एक लोहे के स्टैंड पर किसी एक धागा एक की सहायता से एक आधे किलोग्राम द्रव्यमान का बाट वजन रखकर अब धागे 2 को झटका देकर नीचे की तरफ खींचो। धागा 2 टूटता है परंतु बाट नीचे नहीं गिरता है। भारी वस्तु हिलती नहीं है। अब धागा 2 धीरे धीरे नीचे खींचो, धागा 1 टूटता है और बाट नीचे गिरता है। इसका मुख्य कारण अर्थात धागा 1 पर बाट के कारण हुआ तनाव है। तो हमने ये देखा कि बल के कारण वस्तु में किसी पिंड में की स्थिति बदलती है। अगर उस पर बल नहीं काम करेगा तो वस्तु की अवस्था स्थिर रहती है। इसी को हम जड़त्व कहते हैं। अब हम देखेंगे दाब। दाब क्या है? प्रेशर। 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली गाड़ियों के टायर में हम हवा भरते समय अनुभव किए हैं, देखे हैं। हवा भरने वाले यंत्र के ऊपर दाब दर्शाने वाली एक चपटी डिस्क होती है अथवा डिजिटल मीटर पर दाब के आंकड़े दिखते हैं। यंत्र के द्वारा एक विशिष्ट अंक मान तक टायर में दाब बढ़ाया जाता है। साइकिल के टायर में हाथ पंप की सहायता से हवा भरते समय आपने देखा होगा बल लगाना पड़ता है। बल लगाकर हवा का दाब बढ़ाकर वह टायर में भरी जाती है। तो क्या बल और दाब में कोई संबंध है? इसका हम अनुभव करेंगे। कुछ नुकीली वस्तुएं जो हम जैसे कीली लेकर हथौड़े की सहायता से एक लकड़ी के तख्त पर ठोको तो आप देखेंगे कि कील ऊपर वाले आसानी से घुसती है। उसी की एक कील को लेकर कील के ऊपर वाले भाग को तख्त पर रखकर नुकीले भाग की ओर से हथौड़े से ठोको तो क्या होगा? तो कील नहीं घुसेगी आसानी से। परंतु कील के नुकीले भाग से तख्त में घुसती है परंतु ऊपर वाले भाग से नहीं घुसती है। इसी तरह ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन टोचते समय वे आसानी से ड्राइंग बोर्ड में टोची जाती हैं। हमारे अंगूठे द्वारा बल लगाकर हम ड्राइंग पिन को आसानी से टोच सकते हैं। उसके विपरीत अगर हम उल्टा कर दें तो आलपिन ड्राइंग बोर्ड पर टोचते समय अंगूठे को चोट पहुंचाने की संभावना रहती है। कुछ याद करने वाली चीजें हैं। पिंड गति की जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए बाह्य बल प्रयुक्त न होने पर स्थिर अवस्था वाली वस्तु स्थिर ही रहती है और गतिशील अवस्था वाली वस्तु गतिशील रहती है। जड़त्व के प्रकार क्या हैं? पहला, विरामावस्था का जड़त्व। पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपनी विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। दूसरा है गति का जड़त्व। पिंड जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता उसे गति का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए बिजली के घूमते हुए पंखे को
बंद करने पर भी वह कुछ समय तक घूमता रहता है। बस के अचानक रुक जाने से बस में बैठे यात्री आगे की दिशा की ओर फेंके जाते हैं। यह गति का जड़त्व है। तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व पिंड के जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण वह अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए वाहन सीधे सरल रेखा में गतिशील होने पर अचानक मुड़ने पर यात्री विपरीत दिशा में फेंके जाते हैं। तो इस तरह से हमने जड़त्व का देखा, हमने कि जड़त्व के क्या महत्व हैं, क्या प्रकार हैं। अभी हमने दाब के बारे में थोड़ा सा देखा, अभी और दाब के बारे में देखते हैं। तो कील का हमने प्रयोग कर लिया। अब हम देखेंगे कि सब्जी या फल काटने के लिए हम चाकू से काटते हैं, धारदार चाकू से काटते हैं तो आसानी से कट जाता है, लेकिन अगर कम धार वाले चाकू से इसको करें तो नहीं कटेगा, फल या सब्जी नहीं कटता है। इसका कारण क्या है कि धार वाले चाकू पर कम बल लगाने से अधिक काम होता है। अब हम देखेंगे कि इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को ही प्रेशर कहते हैं। जो दाब है, प्रेशर है, इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को ही दाब या प्रेशर कहते हैं। दाब का सूत्र है दाब बराबर बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया गया वह क्षेत्रफल। यह जो है सूत्र बताया गया है, दाब बराबर बल बटे जिस पर बल प्रयुक्त किया गया वह क्षेत्रफल। दाब की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन, इसको ब्रैकेट में एन कहते हैं। क्षेत्रफल की इकाई यम स्क्वायर या वर्ग मीटर कहते हैं। इसलिए दाब की इकाई एन अपान यम स्क्वायर इस प्रकार होगी। इसको हम इस तरह कह सकते हैं। इसे ही पास्कल पीए कहते हैं। मौसम विज्ञान में दाब की इकाई को बार है। एक बार बराबर 10⁵ 10⁵ पीए। दाब यह अदिश राशि है। दाब यह अदिश राशि है। क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर उसी बल का दाब कम होता है। क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो बल वही रहने पर भी दाब कम पड़ेगा, और क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल के दाब में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए ऊंट के पैर के तलवे फैले हुए होते हैं, जिसके कारण ऊंट का भार अधिक पृष्ठभाग पर पड़ता है और रेत पर पड़ने वाला दाब कम होता है। इसलिए ऊंट के पैर जमीन में धंसते नहीं हैं और उसे चलना आसान होता है। इसलिए रेगिस्तान में, बालू जैसे क्षेत्र में भी ऊंट आसानी से चलता है। ठोस पदार्थ पर दाब। हवा में स्थित सभी ठोस पदार्थों पर हवा का दाब होता ही है। ठोस पदार्थ पर कोई एक भार रखा तो उस भार के कारण ठोस पदार्थ पर दाब पड़ता है। वह दाब उस भार पर तथा भार का ठोस पदार्थ के साथ होने वाले संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। आकृति में आप देख सकते हैं 3 आकृतियां दी गई हैं। आप तीनों का एक जो है सीधी पट्टी है, दूसरी में देख रहे हैं किताबों को दूर दूर करके रखा गया है, तीसरी पट्टी में चारों किताबों को एक ही जगह रखा गया। तो देख रहे हैं पहली पट्टी सीधी है, दूसरी भी पट्टी है सीधी है, लेकिन तीसरी पट्टी आपको नीचे की तरफ झुकी हुई दिख रही है। ऐसा क्यों? जब हम क्षेत्रफल अधिक था, क्षेत्रफल यहाँ पे अधिक था तो उतने ही बल पर दाब कम पड़ा। यहाँ पे देखा कि क्षेत्रफल कम हो गया तो बल जो है उतना ही बल लगा और दाब अधिक हो गया, तो यहाँ पे दाब अधिक लग रहा है।
यहाँ पे दाब कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर उसी बल का दाब कम होता है और क्षेत्रफल कम होने पर उसी बल के दाब में वृद्धि होती है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम दूसरे दिन पढ़ेंगे द्रव पदार्थ का दाब। धन्यवाद।